नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों का एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं कृतिका। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक्सप्रेस 100 की और देखते हैं खबरें तेज रफ्तार से। तमिलनाडु के कल्लाकुरिची जिले में कथित तौर पर अवैध शराब पीने से कम 32 लोगों की हो गई मौत और 60 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती। कल्लाकुरिची के जिला कलेक्टर एमएस प्रशांत ने इसकी पुष्टि की है। इस मामले में मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। मामले में अवैध शराब विक्रेता को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करके शोक प्रकट किया है और कहा कि अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए हैं। तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि ने भी अवैध शराब मौतों पर शोक व्यक्त किया और पीड़ितों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। मोदी सरकार 3.0 के बुधवार को दूसरी कैबिनेट बैठक हुई। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि कैबिनेट में किसान कल्याण के लिए बहुत महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। कैबिनेट ने कुल 14 फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया। नए खरीफ सीजन के लिए धान का नया एमएसपी 2300 रुपए तय किया गया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि दाल और तेल के दामों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में भी वृद्धि की गई है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार देश भर में 2 लाख गोडाउन बनाने का काम कर रही है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रधानमंत्री की अगुवाई में हुई कैबिनेट की इस बैठक में सरकार ने महाराष्ट्र के पालघर में वधावन पोर्ट को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कैबिनेट ने हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में एक नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी बनाने का भी निर्णय लिया है, जहां अच्छे लेबोरेटरी हो और प्रतिवर्ष 9,000 से ज्यादा छात्रों को प्रशिक्षण दिया जा सके। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट के विस्तार का भी फैसला लिया गया है। वाराणसी एयरपोर्ट पर रनवे एक्सटेंशन के साथ ही नई टर्मिनल बिल्डिंग, कार्गो टर्मिनल, विमान स्टैंड, विमान हैंगर, कैट 3 प्रणाली इंस्टॉल सहित कई कार्य होंगे। कैबिनेट के फैसले में वाराणसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के विकास को भी मंजूरी मिलने के बाद पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर खुशी प्रकट करते हुए लिखा कि सरकार देश भर में कनेक्टिविटी के विस्तार के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं पीएम मोदी ने कैबिनेट के फैसले में सभी प्रमुख खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दिए जाने के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि देश भर के अपने किसान भाई बहनों के कल्याण के लिए हमारी सरकार निरंतर अहम कदम उठा रही है। एमएसपी बढ़ाने पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि हम कभी कल्पना नहीं कर सकते थे कि धान का नया एमएसपी 23 रुपए क्विंटल हो जाएगा। पीएम मोदी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज से जम्मू कश्मीर के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार श्रीनगर आ रहे हैं पीएम मोदी। मोदी के स्वागत के लिए जबरदस्त तैयारियां की जा रही हैं। पीएम मोदी आज श्रीनगर में शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में युवाओं को सशक्त बनाना, जम्मू कश्मीर को बदलना कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री वहां लगे प्रदर्शनों के स्टॉलों का निरीक्षण करेंगे और जम्मू कश्मीर की उपलब्धियां, युवाओं से बातचीत भी करेंगे। पीएम अपने दौरे के दौरान जम्मू और कश्मीर में 1,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत की 84 प्रमुख विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी करेंगे। पीएम 1,800 करोड़ रुपए की लागत वाली कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धात्मकता सुधार परियोजना का भी शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री सरकारी सेवा में नियुक्त 2,000 से ज्यादा व्यक्तियों को नियुक्ति पत्र भी वितरित करेंगे। वहीं 21 जून की सुबह प्रधानमंत्री श्रीनगर में शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित करेंगे और उसके बाद योग सत्र में भी भाग लेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी के जम्मू कश्मीर दौरे और अमरनाथ यात्रा से पहले सुरक्षा व्यवस्था पर आईजीपी विधि कुमार बिरदी ने कहा कि यहां हमारी कई लेवल पर सुरक्षा है। जो सुरक्षा के मानक हैं उनके हिसाब से हाई अलर्ट सुरक्षा व्यवस्था की गई है।
विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज श्रीलंका के आधिकारिक दौरे पर रहेंगे। यात्रा के दौरान विदेश मंत्री दोनों देशों के बीच साझेदारी के व्यापक मुद्दों पर श्रीलंका के नेतृत्व के साथ बैठकें करेंगे। पीएम मोदी के नेतृत्व में नई सरकार के गठन के बाद विदेश मंत्री की ये पहली द्विपक्षीय यात्रा होगी। इस यात्रा से कनेक्टिविटी परियोजनाओं और सभी क्षेत्रों में पारस्परिक रूप से सहयोग को भी गति मिलेगी। देश की राजधानी दिल्ली और इसके आसपास के क्षेत्रों में भीषण गर्मी से हाहाकार मचा हुआ है। बढ़ते हुए तापमान और लू के कारण लोगों को अस्पताल में भर्ती कराने तक की नौबत आ रही है। दिल्ली एनसीआर में लू लगने से कई लोगों की मौत भी हो रही है। दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में 27 मई से लेकर अब तक 45 लोगों को हीट स्ट्रोक की वजह से भर्ती कराया गया। देश के कई हिस्सों में भीषण लू के हालातों के बीच स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने हीट वेव के हालात और केंद्रीय सरकारी अस्पतालों में तैयारियों की समीक्षा की और अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी अस्पतालों में भर्ती मरीजों के बढ़िया इलाज की व्यवस्था की जाए। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने अस्पतालों में हीट वेव की विशेष यूनिट गठित करने और लोगों के बीच जागरूकता फैलाने पर जोर दिया। हीट स्ट्रोक को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को एडवाइजरी जारी की है, जिसमें कहा गया कि दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच धूप में बाहर जाने से बचें। प्यास न लगने पर भी बार बार पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं। डीडीएमए ने भी भीषण गर्मी, हीट वेव के प्रभाव को कम करने और हीट स्ट्रोक के कारण गंभीर बीमारी या मृत्यु को रोकने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। रियासी आतंकी हमले पर एसएसपी मोहित शर्मा ने कहा कि आतंकी हमले के मामले में एक बड़ी सफलता मिली है। इस मामले में एक आतंकी सहयोगी को पुलिस ने रियासी से गिरफ्तार किया है। एसएसपी मोहित शर्मा ने कहा कि रजौरी के रहने वाला हाकम दीन ने कबूला है कि उसने इन आतंकवादियों को रुकवाया था और उसके गाइड का भी काम किया था। 3 बार आतंकवादी उसके घर भी आए थे। प्रचंड गर्मी के बीच देश की राजधानी दिल्ली में पानी के लिए जनता त्राही त्राही कर रही है। दिल्ली में जल संकट दिन पर दिन गहराता जा रहा है। लोगों को पीने के पानी के लिए घंटों लाइन में खड़े होकर टैंकर से पानी भरने के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। दिल्ली सरकार समस्या का निराकरण करने की बजाय आरोप मढ़ने में व्यस्त है। बीते कल बीजेपी ने दिल्ली की सड़कों पर आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया था। दिल्ली जल संकट भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि दिल्ली के आम लोगों के हिस्से में का जो पानी है उसे मुख्यमंत्री केजरीवाल ने टैंकर माफियाओं के आगे सरेंडर कर दिया है। 2024 की यूजीसी नेट परीक्षा रद्द कर दी गई है। अब फिर से परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए अलग से जानकारी साझा की जाएगी। नीट परीक्षा से जुड़ी याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट अहम सुनवाई करेगा। एनटीए ने अलग अलग उच्च न्यायालयों में लंबित केस को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने के लिए अर्जी दाखिल की है। 8 अन्य याचिकाओं में नीट परीक्षा में विभिन्न गड़बड़ियों का हवाला देते हुए परीक्षा को रद्द किए जाने और सीबीआई या कोर्ट की निगरानी में एक्सपर्ट कमेटी की जांच की मांग की गई है। कोर्ट में पहले से दायर हुई सभी याचिकाओं पर कोर्ट 8 जुलाई को सुनवाई करेगा। झारखंड के धनबाद में कार और ट्रक के बीच टक्कर होने से 4 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली में लंबे समय से जारी प्रतिकूल मौसम के बीच बीती रात तेज हवाओं से लोगों को थोड़ी राहत मिली है। दिल्ली समेत आसपास के क्षेत्रों में मौसम खुशनुमा बन गया है। मौसम विभाग ने अगले 3-4 दिनों तक राजधानी दिल्ली और एनसीआर में बादल लगे रहने के साथ हल्की बारिश होने की भी उम्मीद जताई है। मौसम विभाग ने बताया कि उत्तर भारत में गर्मी का स्तर रेड जोन से नीचे ऑरेंज जोन की सीमा में आ गया है। और एक्सप्रेस 100 में खबरों का सिलसिला लगातार जारी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं। और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। Curiosity can take you to some out of the world places. Took me to the moon today. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat,
crafted for the curious. बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिम्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। वापस रुक करेंगे एक्सप्रेस 100 का। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में कल भारी बारिश के कारण इच्छापुरम में कई जगहों पर बड़े बड़े पेड़ उखड़ गए। असम में बाढ़ की स्थिति लगातार गंभीर बनी हुई है। 19 जिलों में पानी से जूझ रहे गांवों की संख्या बढ़कर अभी 980 के करीब पहुंच गई है, जिसमें रह रहे लगभग 3 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। असम के ग्वालपाड़ा जिले के पामरबेला खालिसा भिता इलाके में बाढ़ के पानी के कारण तेज बहाव के वजह से बांस का पुल बह गया, जिससे लोगों को आने जाने में काफी दिक्कत हो रही है। मौसम पूर्वानुमान ने आज असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर के बाली तिरची वन रेंज के जंगलों में कल भीषण आग लग गई। केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने आगामी आम बजट 2024-25 की तैयारियों के लिए नई दिल्ली में प्रमुख अर्थशास्त्रियों के साथ बजट पूर्व परामर्श बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, वित्त सचिव और आर्थिक मामलों, राजस्व, वित्तीय सेवाओं और कॉर्पोरेट मामलों के विभागों के सचिवों के साथ साथ भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार ने भाग लिया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशीष कुमार चौहान ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि युवा आबादी और तकनीकी प्रगति के कारण अगले 50 सालों में भारत की संपत्ति 1000% बढ़ जाएगी। NSE-MG ने कहा कि प्रौद्योगिकी उन्नति की मदद से भारत अगले 50 सालों में अपार संपदा सृजित करने में सक्षम होगा। उन्होंने कहा कि अगले 5 दशकों में जो संपदा सृजित होगी वो पिछले 10,000 वर्षों में भी सृजित संपदा से भी अधिक होगी। उद्योग संगठन भारतीय जूट मिल संघ ने जूट बैग की घटती मांग और श्रमिकों तथा किसानों पर इसके प्रतिकूल प्रभाव सहित विभिन्न अन्य चुनौतियों से निपटने में इस संघर्षरत क्षेत्र की मदद के लिए नीतिगत हस्तक्षेप की मांग की है। उद्योग संगठन के उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी को लिखा पत्र में IJMA ने FCI और SPA द्वारा खरीदे गए खाद्यान्नों के लिए पैकेजिंग सामग्री उपलब्ध कराने में जूट उद्योग की महत्वपूर्ण भूमिका पर जिक्र किया। केंद्र सरकार की ओर से प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम में बड़े बदलाव की तैयारी की जा रही है। इसके तहत नए सेक्टरों को इसमें जोड़ा जाएगा और MSME के लिए फायदों को बढ़ाया जाएगा। PLI स्कीम में सुधार के तहत सरकार फंड जुटाने के नियमों को आसान बना सकती है। इसमें नए सेक्टरों को जोड़ने के साथ साथ अधिक श्रम वाले क्षेत्रों की MSME को ज्यादा लाभ दिए जा सकते हैं। NSSO ने घरेलू उपभोग व्यय पर सर्वेक्षण किया है। इसके अनुसार उपभोक्ताओं द्वारा खर्च करने के पैटर्न में एक महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है। आंकड़ों से पता चलता है कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में खाने पीने पर खर्च में काफी गिरावट आई है। 2022-23 में प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग खर्च में खाद्य पदार्थों का योगदान ग्रामीण क्षेत्रों में 46% हो गया है, तो वहीं शहरी क्षेत्रों में MPCE में खाद्यान्न पदार्थों का योगदान घटकर 39% रह गया है। टाटा के वाणिज्यिक वाहन 2% तक महंगे होंगे। इनमें बस से लेकर ट्रक तक शामिल हैं। टाटा कंपनी ने कहा कि नई कीमत 1 जुलाई से लागू होंगी। टाटा कंपनी ने कहा कि इनपुट लागत बढ़ने के कारण कंपनी को नई कीमतें लागू करने का फैसला करना पड़ा। कंपनी ने कहा कि नए दाम सभी मॉडलों पर भी लागू होंगे। गौतम अडानी ने क्रिसिल के एक कार्यक्रम में ऐलान किया कि अडानी समूह हरित ऊर्जा उत्पादन के लिए ऊर्जा हस्तांतरण परियोजनाओं और विनिर्माण क्षमता में $100 अरब से अधिक का निवेश करेगा। गौतम अडानी ने कहा कि ऊर्जा संक्रमण और डिजिटल बुनियादी ढांचा क्षेत्र में $1 ट्रिलियन के अवसर हैं जो भारत को स्थानीय और वैश्विक स्तर पर बदल देंगे।
गौतम अडानी ने कहा कि अगले दशक में हम एनर्जी ट्रांजिशन के क्षेत्र में $100 बिलियन से ज्यादा का निवेश करेंगे और हमारी एकीकृत नवीकरणीय ऊर्जा मूल्य श्रृंखला का और विस्तार करेंगे। दिल्ली के एक थिंक टैंक ने कहा कि यूरोपीय संघ द्वारा हाल में पारित नियम इको डिजाइन फॉर सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स रेगुलेशन के कारण लागत बढ़ेगी और इससे विकासशील देशों से होने वाले निर्यात पर भी बुरा असर पड़ेगा। यूरोपीय आयोग के मुताबिक नए विनियमन से यूरोपीय संघ के उत्पादों की चक्रीयता, ऊर्जा प्रदर्शन और अन्य पर्यावरणीय स्थिरता से जुड़े पहलुओं में सुधार होगा। ESPR में 2030 तक सभी उत्पादों को शामिल किया जाएगा। देश में हाल ही में 16.47 लाख नए लोगों को रोजगार मिला है। रोजगार पाने वालों में बड़ी संख्या में युवा भी शामिल हैं। इसमें महिलाओं की भागीदारी भी काफी अच्छी खासी है। ESIC का पेरोल का डाटा बताता है कि अप्रैल 2024 में महिला कर्मचारियों की संख्या भी अच्छी खासी रही है। महिला कर्मचारियों का शुद्ध नामांकन 3.38 लाख रहा है। देश भर में भीषण गर्मी के कारण बिजली की मांग में तेजी आई है। कोयला मंत्रालय सुनिश्चित कर रहा है कि देश के ताप विद्युत संयंत्रों में पर्याप्त मात्रा में कोयला उपलब्ध हो। देश में इस साल कोयला आधारित बिजली की अब तक की सबसे अधिक मांग है। पिछले वर्ष की तुलना में बिजली की मांग में 7% से ज्यादा की वृद्धि हुई है। भीषण गर्मी और चिलचिलाती धूप के बीच सऊदी अरब के मक्का में हज यात्रियों के मौतों की जो संख्या है वो बढ़कर 562 हो चुकी है। चिकित्सा कर्मियों ने बताया कि मृतकों में 320 मिस्रवासी हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि जैसे जैसे दुनिया गर्म होगी स्थिति और भी बदतर हो जाएगी। सऊदी अरब के अधिकारियों के अनुसार पिछले साल 2000 से ज्यादा लोग गर्मी से प्रभावित हुए थे। अमेरिकी सेना ने कहा कि उसने सीरिया में हवाई हमले में इस्लामिक स्टेट आतंकवादी मिलिशिया के एक बड़े सदस्य को मार गिराया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने सीरिया में हवाई हमला किया जिसमें ISIS के एक वरिष्ठ अधिकारी उस्मा जमाल मोहम्मद इब्राहिम अल जनाबी की मौत हो गई। लाल सागर में एक और जहाज को हाउती आतंकियों की ओर से डुबो दिया गया। इससे पहले 2 मार्च को एक ब्रिटिश जहाज रूबीमार हाउती हमले में डूब गया था। आतंकियों ने पहले रिमोट कंट्रोल से चलने वाले विस्फोटकों से भरे हुए बोट को जहाज से टकरा कर दिया। बाद में जहाज पर मिसाइलों से हमला बोल दिया। इसमें जहाज पर मौजूद एक क्रू सदस्य की भी मौत हो गई। कनाडा की सरकार ने ईरान को बड़ा झटका देते हुए उसकी सेना इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स को आतंकी संगठन घोषित कर दिया। कनाडा के सार्वजनिक सुरक्षा मामलों के मंत्री डोमिनिक ने सरकार के फैसले का ऐलान किया। कनाडा की सरकार ने कहा कि इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के कृत्यों और तथ्यों के आधार पर यह मानने के पर्याप्त कारण है कि ईरान की सेना आतंकी गतिविधियों में लिप्त है। ICC T20 विश्व कप में आज भारतीय क्रिकेट टीम सुपर 8 के अपने पहले मुकाबले में अफगानिस्तान के खिलाफ खेलेगी। T20 क्रिकेट में अफगानिस्तान कभी भी टीम इंडिया को नहीं हरा सकी है। भारतीय क्रिकेट टीम के कोच राहुल द्रविड़ ने कहा कि भारतीय टीम अफगानिस्तान को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेगी। टीम चयन के बारे में राहुल द्रविड़ ने कहा कि परिस्थितियों को देखते हुए प्लेइंग 11 चुनी जाएगी। उन्होंने कहा कि रिस्ट स्पिनर्स को भी मौका दिया जाएगा। अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के कोच जोनाथन ट्रॉट ने कहा कि IPL में उनके खिलाड़ी अपने निजी प्रदर्शन से सबको प्रभावित कर चुके हैं, लेकिन अब उन्हें एक यूनिट के रूप में शानदार प्रदर्शन करने की जरूरत है। ICC T20 विश्व कप में आज खेले जा रहे मैच में वेस्टइंडीज का सामना इंग्लैंड से हो रहा है। वेस्टइंडीज ने इंग्लैंड के सामने 181 रनों का लक्ष्य रखा है। ICC T20 विश्व कप में कल खेले गए सुपर 8 के मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने मेजबान अमेरिका को 18 रनों से हरा दिया। अफ्रीका की ओर से कगिसो रबाडा ने 3 विकेट लिए। और एक्सप्रेस 100 में खबरों का सिलसिला लगातार जारी। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ।
अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। Curiosity can take you to some out of the world places. Took me to the moon today. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिम्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे। आपको बता दें कि आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज जन्मदिन है और इस अवसर पर उन्होंने दिल्ली स्थित जगन्नाथ मंदिर में पूजा अर्चना की है। वहां की कुछ खास तस्वीरें आपको दिखाते हैं। तो ये बेहद ही खास तस्वीरें इस वक्त सामने आई हैं। आपको बता दें कि आज देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जन्म दिवस है और अपने जन्मदिन पर सबसे पहले वो दिल्ली के जगन्नाथ मंदिर में पहुंची, जहां पर पूजा अर्चना करती हुई वो नजर आई हैं और इस दौरान की बेहद ही खास तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तो अपने जन्मदिन के इस शुभ अवसर पर सबसे पहले दिल्ली के जगन्नाथ मंदिर वो पहुंची, जहां पर भगवान की पूजा और आराधना करती हुई नजर आई, भगवान से आशीर्वाद लिया। तो देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज जन्मदिवस है और इस मौके पर उन्होंने अपने जो दिन की शुरुआत की अगर हम बात करें तो हर कोई चाहता है कि जन्मदिन के इस अवसर पर उसके दिन की शुरुआत काफ़ी अच्छी रहे और ऐसे में देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सबसे पहले दिल्ली के जगन्नाथ मंदिर आज पहुंची, जहां पर पूजा आराधना करती हुई वो नजर आई हैं। तो बेहद ही खास तस्वीरें ये वहाँ से सामने आई हैं, जहाँ पर जगन्नाथ मंदिर की ये तस्वीरें देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पूजा आराधना करती हुई वहाँ पर नजर आई हैं। दरअसल आपको बता दें कि आज उनका जन्मदिन है और जन्मदिन के इस शुभ अवसर पर वो दिल्ली के जगन्नाथ मंदिर पहुंची, जहाँ पर पूजा अर्चना उन्होंने की है। तो दिल्ली के जगन्नाथ मंदिर की ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। बेहद ही खास तस्वीरें हैं जब देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वहाँ पर पहुँची, पूजा आराधना करती हुई नजर आई हैं, आरती उन्होंने की है। दरअसल आज देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जन्मदिन है। बधाइयों का तांता जहाँ एक और लगा हुआ है, वहीं दूसरी ओर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सबसे पहले दिल्ली के जगन्नाथ मंदिर पहुँची, जहाँ पर पूजा आराधना उन्होंने की, भगवान जगन्नाथ के दर्शन करती हुई नजर आई और आरती उन्होंने वहां पर की है। और इसी के साथ चलिए वापस रुक करेंगे एक्सप्रेस 100 का। भारतीय महिला टीम ने रोमांचक दूसरे वनडे में दक्षिण अफ्रीका को 4 रनों से हरा दिया। 326 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी अफ्रीकी टीम 6 विकेट पर 321 रन ही बना सकी। स्मृति मंधाना ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ लगातार दूसरा शतक लगाने में सफलता पाई। स्मृति का वनडे करियर में ये 7वां शतक है। उन्होंने मिताली राज के रिकॉर्ड की बराबरी की है। अमेरिका के तेज गेंदबाज सौरभ ने योगाभ्यास करते हुए एक वीडियो साझा किया है। वीडियो में 32 वर्षीय तेज गेंदबाज को अपने योग कौशल का प्रदर्शन करते देखा जा सकता है। ऑस्ट्रेलिया के मार्कस स्टोइनिस अफगानिस्तान के मोहम्मद नबी को पछाड़कर आईसीसी की नवीनतम T20 रैंकिंग में नंबर 1 ऑलराउंडर बन गए हैं। स्टोइनिस एक स्थान के फायदे से नंबर 1 ऑलराउंडर बने हैं। यूरो 2024 फुटबॉल प्रतियोगिता में कल खेले गए मैच में जर्मनी ने हंगरी को 2-0 से हरा दिया। इस जीत के साथ जर्मनी नॉकआउट स्टेज में जगह बनाने वाली पहली टीम बन गई। यूरो 2024 में कल खेले गए मैच में स्कॉटलैंड और स्विट्जरलैंड ने 1-1 से ड्रॉ खेला। इस ड्रॉ के बाद स्कॉटलैंड की उम्मीद बनी हुई है। यूरो कप के एक रोमांचक मुकाबले में क्रोएशिया को अल्बानिया के खिलाफ 2-2 की ड्रॉ से संतोष करना पड़ा। इस ड्रॉ से क्रोएशिया और अल्बानिया की ग्रुप बी में स्थिति काफी नाजुक हो गई है। पुर्तगाल के डिफेंडर पेपे यूरो कप में भाग लेने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने 41 वर्ष और 113 दिन की आयु में
यूरो कप में चेक गणराज्य के खिलाफ मैदान पर उतरते ही ये रिकॉर्ड अपने नाम किया है। एंडी मरे ने टूर स्तर पर अपना 1000वां मैच जीत लिया है। क्वींस क्लब में 5 बार के चैंपियन मर्रे ने अलेक्जेई पोप्रिन को मात दी है। एक्ट्रेस रिमी सेन के साथ 2 साल पहले हुए धोखाधड़ी के मामले में उन्होंने अब बताया कि उनका केस सीआईडी को ट्रांसफर किया गया है। जिसने धोखा दिया है वो उनका अच्छा दोस्त था। रिमी सेन के मुताबिक उन्हें धोखाधड़ी मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट से न्याय की उम्मीद है। बिग बॉस ओटीटी 3 के कंटेस्टेंट के नाम जारी किए जा रहे हैं। वड़ा पाव गर्ल बतौर पहली कंटेस्टेंट घर में नजर आएंगी। फिल्म चंदू चैंपियन ने बॉक्स ऑफिस पर भारत में कुल 32.75 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। ऑस्कर विनर प्रोड्यूसर गुनीत मोंगा कपूर ने अपनी अपकमिंग फिल्म किल को लेकर बताया कि फिल्म में एक्टर राघव जुएल का किरदार खतरनाक है। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान ने मोस्ट अवेटेड फिल्म सिकंदर की शूटिंग शुरू कर दी है। क्रिकेटर दिनेश कार्तिक ने कुछ क्रिकेटर्स की बायोपिक के लिए अभिनेताओं के नाम सुझाए हैं। विराट के लिए रणबीर कपूर और हार्दिक पांड्या के लिए रणवीर सिंह को बेहतर विकल्प बताया है। रणदीप हुड्डा ने माता पिता की एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया। सोशल मीडिया पर झलकियां साझा की। फिल्म वाइल्ड लाइफ पंजाब 10 जुलाई को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। दिल्ली के बड़ा पाव गर्ल के नाम से मशहूर चंद्रिका दीक्षित को बिग बॉस ओटीटी के 3रे सीजन की पहली कंफर्म कंटेस्टेंट घोषित किया गया है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने फिल्म हमारे बारह को रिलीज करने की अनुमति दे दी है। अब ये फिल्म 21 जून को रिलीज होगी। और बिग बी बेटे अभिषेक के लिए किसी चीयर लीडर से कम नहीं है। उन्होंने बेटे की फिल्म रावण के 14 साल पूरे होने पर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है। और इसी के साथ फिलहाल एक्सप्रेस 100 में इतना ही। ब्रेक के उस पर देखिए हमारा खास कार्यक्रम इकोनॉमी टुडे सहयोगी अजय मिश्र के साथ। नमस्कार।